टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि मैम आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है और ज्यादा से ज्यादा जानते होगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते होगे। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं और इन बॉन्ड्स को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। अब वो कैसे किया गया है तो आइए यहाँ पे समझते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आयनिक बॉन्डिंग तो पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ 3 बहुत ही मेजर जो है टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं, तभी आपको आयनिक बॉन्डिंग समझ में आएगी कि एक्चुअल में बनता ही क्यों है आयनिक बॉन्डिंग कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पेपर में बहुत पूछा जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हमारा लैटिस एनर्जी, इन तीनों पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसके क्वेश्चन भी आगे चल के हम लोग करेंगे। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तान्या यादव फ्रॉम केमिस्ट्री हार्ट। सो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2, यानी कि ये सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए आप टाइम को बिना बर्बाद किए हुए देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी शॉर्ट वीडियो हो जाए उतना अच्छा है। ओके, सो अब केमिकल बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो केमिकल बॉन्ड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये सीधे कोवेलेंट आयनिक में नहीं होता है, इसको पहले 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। किसको देखकर? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देख के किया गया है। तो इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, इंटर एटॉमिक मींस कि 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्डिंग जो होती है ये होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो जो है हमारा इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब यहां पर इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 सब कैटेगरीज है। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा NaCl सॉल्ट, और इसी को ही आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप लोग समझ सकते हो जैसे कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, इवन आपका मीथेन, ये सारी चीजें जो शेयरिंग के थ्रू बनता है। इसी कोवेलेंट बॉन्ड की ही सब कैटेगरी होती है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करता है, शेयरिंग भी करता है, तो इसको कोवेलेंट बॉन्डिंग में रखा गया। और ये आप जानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी एक यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है ना, सो अब आगे की बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है मेटेलिक बॉन्डिंग कहलाती है। इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्ड की अगर बात करें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है तो इनको 2 हैं जिनको बहुत अच्छे से समझना है। पहला है आपका वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो वंडर वॉल फोर्स जो होती है वो पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये बेसिकली आपको हमेशा याद रखिएगा, मेजरली ये पाया जाता है गैसेस के बीच में। फॉर एग्जांपल इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका ड्राई आइस। ड्राई आइस में क्या है, CO2 होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो वो आपका वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये है आपका, और ये आपका क्या, मैंने डायग्राम भी दिखाया, ये आपका क्या है, ड्राई आइस। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे की बात करते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप अलग अलग एल्डिहाइड पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, फेनॉल्स पढ़ोगे, तो उसमें इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इवन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी करता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब एक हाइड्रोजन हो, और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसको आगे पढ़ना है लेकिन अभी मैं फिर भी समझा दे रही हूँ। ये कुछ ही एटम्स में पाया जाता है, फ्लोरीन में होता है। ठीक है, और एक एटम जो है उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, फ्लोरीन में होता है, ऑक्सीजन में होता है और नाइट्रोजन, बस यही है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 ही एलिमेंट दिखाते हैं। पहला फॉन रूल आप जानते हो, फॉन में क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा जो अदर एटम होगा उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ कोई जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाने लगता है, अट्रैक्शन फील करता है, तो उसी को ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट बना सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। कौन कौन से? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच इज फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ट्रिक समझ में आ गई?
इंट्रामोलिकुलर होता है कि अब इसमें क्या था, इंटर का मतलब कोई बाहर के, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ इस तरह से, एक वाटर का मॉलिक्यूल है इस तरह से और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन F और इसका H लगा है, इसी तरह से मतलब ऐसे सो ऑन ये होता रहता है, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज है ये इंटरमोलिकुलर है, मतलब दो अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। बट इंट्रामोलिकुलर क्या होता है कि जब किसी एक ही मॉलिक्यूल में ही जो ग्रुप्स लगे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा हो तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये, और इसके साथ आप कोई NO2 ग्रुप लगा दो तो ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लग रहा है, ठीक है ना। कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये चीजें हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज आयनिक बॉन्डिंग। अब अगर आयनिक बॉन्डिंग की हम बात करें तो पहली चीज तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब कैटायन क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, आपको पता है कि कैटायन तभी फॉर्म होता है जब वो एटम लॉस करे अपने इलेक्ट्रॉन्स का, अगर उसके पास एक्सेस में है, या फिर वो मतलब अपने आप को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, ऑक्टेट स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। सेकेंड स्टेप ये होगा कि देन एनायन फॉर्म होगा। तो ऑब्वियस है ना कि फर्स्ट स्टेप तो कैटायन का ही होगा ना, क्योंकि जब कोई देने वाला होगा तभी तो कोई लेने वाला होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड द लास्ट थर्ड स्टेप इज कि फोर्स जनरेट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन की वजह से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। तीनों चीजें समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे समझते हैं क्यों बना रहे हैं कैटायन एंड एनायन, बिकॉज फॉर एक्वायरिंग स्टेबिलिटी, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, जैसे मैंने NaCl का ही लेना है, तो जैसे तो आपका सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम जैसे ही यहाँ पर आयंस को, पहली चीज तो फॉर्मेशन होगा, आप कौन कौन से आयन होंगे, तो पहला तो कैटायन फॉर्म होगा और दूसरा क्या होगा आपका एनायन फॉर्म होगा, ठीक है। कैटायन और एनायन फॉर्म होगा। अब सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप्ड होती है, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि Cl का साइज, मतलब एनायन का साइज ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू कैटायन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो फोर्स डेवलप्ड होती है जिसके वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे यहाँ तक की तो कहानी समझ ली, तीनों कंडीशंस भी समझ ली। अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो अभी थोड़ी देर में पहले बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, और इसके अलावा आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये है क्या। और मैम ने ये बोला क्योंकि NaCl के फॉर्मेशन में, यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, इसके बिना ये कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। यानी कि कहते हैं ना कि अब तुम छोटे थे तो तुमने इतना सब पढ़ा था, अब इसके अंदर और डीप में अब धीरे धीरे जाना है, ठीक है ना, क्योंकि अब 11th में है तो आपको और डीप में जाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग NaCl का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें हैं, उनको कैसे समझना और क्या कंडीशन है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया विच इज सॉल्ट, खाने वाला नमक है। अब यहाँ पे कैटायन और एनायन फॉर्मेशन होता क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कंडीशंस बताई और स्टेप्स बताए। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, देन सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एंड द थर्ड इज, लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ फिर से लिख लीजिए, ठीक है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, वरना फिर लिखते लिखते ही फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और थर्ड है कि उन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, यानी कैटायन और एनायन की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर NaCl का हमने किया, कैटायन बनता कैसे, देखिए
केटायन सोडियम है, सोडियम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको दे देगा तो फिर अपना 8 बन जाता है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का। और आप जानते हो जैसे ही कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, तो वो कैटायन बन जाता है। वो क्या बन जाता है, कैटायन। ठीक है, और इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेना। अब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैसे, बताओ। मतलब कि अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है, इसके साथ साथ अब लॉस करने के लिए अब ये क्या करेगा कि एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैटायन बनने के लिए क्या करना है, क्लोरीन, क्लोरीन को चाहिए। तो ये क्या है, ये क्लोरीन गैस है, गैस के फॉर्म में होगा तो मैंने हाफ लगा दिया, मतलब एक क्लोरीन एटम है, समझ रहे हो ना। अब ये क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये ले लेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा ये एनायन बन जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, एनायन। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूं। यहां पर इसने लिया है, यहां पर इसने क्या किया है, गेन किया है, गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये कैटायन बना, ये एनायन बना, तो अब इन दोनों से कुछ होगा ना। तो यहां पर क्या है कि ये जो Na है प्लस और ये प्लस Cl माइनस है, ये दोनों जुड़कर क्या बना देंगे, बताइए, जल्दी से बताइए, NaCl बना देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 चीजें मैं बताने जा रही हूँ, देखना। मैं रख रही हूँ यहाँ पे रेड मार्कर लेके। अब देखो, यहाँ पर कैटायन बनाने के लिए हमें चाहिए, कौन सी एनर्जी चाहिए बताओ, किसी को पता है। आप इसको आयनाइज कर रहे हो, मतलब आयन के फॉर्म में बना रहे हो, तो आपको कौन सी एनर्जी चाहिए होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, भी बताऊंगी। ठीक है ना, अभी बिल्कुल इसको डीप में समझाऊंगी। ठीक है, क्या होती है बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। अब इसने लिया है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कौन सी एनर्जी यूज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, मतलब एंथैल्पी भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक लैटिस फॉर्म हो रही है, एनायन और कैटायन जब बनते हैं तो जो आपका जो एक क्रिस्टल या मतलब आपका जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पे NaCl एक सॉलिड फॉर्म में बनना, तो यहाँ पे एक लैटिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब इन्हीं 3 चीजों को हमें डीप में पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन बता रहे हैं। क्या होता है जब लैटिस एनर्जी फॉर्म होती है, तो लैटिस एनर्जी का काम क्या होता है, जो कैटायन और एनायन होते हैं उनको क्या है, एक स्पीशीज में क्या होता है कि वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, कैटायन और एनायन। तो इनके बीच में एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक लैटिस फॉर्म होता है, जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। और इसी वजह से क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि एक एनर्जी रिड्यूस होती है, मतलब एक एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें एक चीज बता रहे, कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर पे पूछा जाता है आप लोगों के। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, तो हमेशा याद रखना, बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लो। कंडीशन ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत है, ई ऐसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या मैं चलो स्मॉल में लिख दे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी आपकी, और आपका जो लैटिस एनर्जी है, इन दोनों का सम हमेशा याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, ये अभी मैं क्लियर करूंगी, मैंने चीज बता दी, यहाँ पे मैं खत्म नहीं करने वाली, अभी मैं जस्टिफाई करूंगी कि मैंने ये बताया है तो क्यों बताया। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, इन दोनों का सम हमेशा आपके आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होना चाहिए। एंथैल्पी भी बोल सकते हो और एनर्जी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कोई भी आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा।
ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं एक एक करके। पहले हम लोग लैटिस एनर्जी समझते हैं, फिर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हैं, तब पूरी चीजें समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाद में बताने का एक रीजन है, अभी बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये डीप है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जाऊंगी। ठीक है, मुझे लगता है ये रब अप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा कट कट करके वीडियो इस बार डाल रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो जो पहले लेक्चर की थी वो 50 मिनट्स की हो गई थी, बहुत लेंदी हो। देखो, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा बच्चों को, लेकिन मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट है और वो बैठा हुआ है, उसको गेम पीरियड मिला है और वो बैठा हुआ है, और सब कह रहे कि भाई चलो खेलो खेलो, वो नहीं खेल रहा है, वो खेल ही नहीं रहा। इवन टीचर भी कह रहा है अरे नहीं सर मैं नहीं खेलूंगा, आराम से बिल्कुल बैठा है। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, एकदम बैठे रहते हैं, कहीं भी हिलना नहीं है, चेयर पे बैठ गए तो बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उसको अगर कोई एनर्जी मिल जाए, यानी कि सडन ही प्रिंसिपल आ जाए, तो वो उठ जाएगा, वो उठ के तुरंत क्या करेगा, खेलने लगेगा, मतलब चलने फिरने लगेगा। तो यही चीज यहाँ पे समझो कि कोई एटम है वो स्टेबलाइज है, वो गैसियस फॉर्म में है और वो स्टेबल है, उसको बिल्कुल मतलब नहीं कि कुछ भी हो, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, डजंट मैटर, वो एक आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो अब आप अगर चाह रहे हो कि आपको उसको कैटायन, मतलब चाह रहे हो कि आप उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसको दौड़ा दो, तो क्या करोगे, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही जो एनर्जी देनी पड़ती है टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्योंकि मैंने आपको आयनिक बॉन्ड का सबसे पहले स्टेप बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, तो यहाँ पे वही है कि कैटायन को फॉर्म करने के लिए किसी आइसोलेटेड एटम में आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। एक एटम है ए, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल से, फिर हम Na पे आएंगे, सोडियम पे आएंगे। एक कैसा है एटम, ये आइसोलेटेड हाँ गैसियस एटम है। ठीक है, गैसियस एटम है, आइसोलेटेड है, पड़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को आप क्या करोगे, एक एनर्जी दोगे। अब आप दे रहे हो तो आपको पता है ना एनर्जी वो पॉजिटिव होगी, जब आप दोगे तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जब रिलीज होती है तो वो एनर्जी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपने दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ही है, तो इसने क्या किया है, एक गैसियस फॉर्म में ही एक क्या कर दिया, इसने कैटायन फॉर्म करा, और इसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब इसको एक एटम में ऐसे समझो कि एक ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल की जो ऑर्बिट है उससे क्या किया, जो एनर्जी प्रोवाइड करके आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एस्केप करा दिया। ठीक है ना, तो इसी एनर्जी को, जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, इसी को ही हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग सोडियम के एग्जाम्पल को अब समझते हैं। सोडियम है, सोडियम को हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसने क्या बना दिया, सोडियम कैटायन, और इसी में एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिलीज हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई। मैं बीच में वीडियो कट कर रही हूँ क्योंकि वो रब करने में फिर वो टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ही लिख दे रही हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट होने पाए। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब डेफिनेशन आप देखो या ना देखो, आपको बात समझ में आ गई होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि ये क्या है, एक एनर्जी है, अमाउंट है एनर्जी का जो रिक्वायर होता है। क्यों रिक्वायर होता है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, कहां से, आउटर मोस्ट शेल से ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज, सो दैट इट कन्वर्टेड इनटू, क्यों करते हैं, पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन फॉर्म में बनाने के लिए। और ये कैसा, ऑब्वियस है गैसियस ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक है जो कि हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों चीजें एक हैं, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नीट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही सेम है। और इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी है
तो उसके लिए तो वो किसी भी हद तक गुजर जाएगा ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो वो बस चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और उसके लिए क्या करता है वो, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई एटम है, वो क्या करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और वो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है और वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी एनर्जी जो रिलीज होती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। द enthalpy change that takes place when an extra electron is added to an isolated atom in the gaseous phase, gaseous phase की ही बात कर रहे हैं, to form a gaseous negative ion, मतलब एनायन फॉर्म करने के लिए। और इसमें याद रखना, मैं क्लोरीन समझाने जा रही हूँ। क्लोरीन है आपका, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसने क्या किया, जब अपना कैटायन बनाया तो उसके साथ ही साथ एक एनर्जी रिलीज हो गई, जो कि कौन सी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है ना, इसी अपना एनर्जी का लॉस करता है। ये क्यों करता है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट वे में बताने जा रहे हैं। बच्चे एक पॉइंट बताने जा रही हूँ विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग में लगवा लिख लो। जितने भी मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं और नॉन मेटल, मेटल का मतलब है सोडियम मेटल और आपका कैल्शियम मेटल, जितने भी मेटल होते हैं, और इसमें है तुम्हारा क्लोरीन है, जितने भी हेलोजन है, जितने ऑक्सीजन है, ये सब है। इन सब की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने बताया था कि सोडियम मेटल है और मेटल तो कैटायन बनाता है, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो आप कैसे कह रही हैं कि वो निगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों? बेटा लेता है। मेटल का केस होता है आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें मेटल लिगेंड से रिएक्ट करता है ना, तो वहां पे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मेटल में जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपका वो नेगेटिव होती है। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में आपका जो है जितने भी नॉन मेटल है, मेटल हैं, उसमें सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। एक्सेप्शन क्या है भाई, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो हो गई। एक्सेप्शन है जितने भी आपके इनर्ट गैसेस हैं, जितनी भी आपकी इनर्ट गैसेस हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको किसी से मतलब नहीं है कि भैया हमें नहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने लिए ये नहीं कहेंगे भैया आ जाओ इलेक्ट्रॉन आ जाओ, अरे हम अपनी एनर्जी रिलीज कर दे रहे, आ जाओ आ जाओ, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अगर आना है तो खुद एनर्जी दो मुझे, यानी कि वो एनर्जी देता है खुद उसको कि भैया तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो कहेगा नहीं, तो कहेगा अच्छा अच्छा रुको रुको, हम तुमको एनर्जी दे रहे हैं तब तो तुम ले लोगे। तो जब एनर्जी उसको मिलती है तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, हमेशा याद रखना जितनी भी इनर्ट गैसेस होते हैं उनके लिए पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब इसी के आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप सब लोग जानते हो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। हमने एक रूल भी पढ़ा था, फॉर्न रूल, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है ना, इसी हिसाब से चलता है। तो अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद फिर क्लोरीन और सल्फर ऐसे आता है। यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन दे दिया कि फ्लोरीन है, जितने भी हेलोजन है दे दिया आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर कहेंगे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना, तब तो आप कूद के बता देते हो फ्लोरीन है। लेकिन एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, हेलोजन दे दिए और भी बहुत सारे, और पूछेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी सबसे ज्यादा है। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे मार्क करके लाते हैं फ्लोरीन। वो को रिलेट नहीं कर पाते, मतलब उनको वो रिलेट कर लेते हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसी की सबसे ज्यादा होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा क्लोरीन एक ऐसा एटम है, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शन है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लोरीन की होती है। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हाई होती है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन आता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो है क्या कहते हैं,
आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की भी इतनी नहीं होती, वो नेक्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या है वो हम आगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब करूं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेटिस एनर्जी की, जो कि लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है। सो होता क्या है, जब आपका अब आपने पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से क्या हुआ, कैटायन फॉर्म हुआ। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से क्या है, आपका एनायन फॉर्म हुआ। तो कैटायन और एनायन, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दे रहे हैं, 2 8 हो गया और ये क्या हो गया 2 8 8 हो गया, मतलब दोनों स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों कैटायन और एनायन की वजह से क्या है, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप्ड होती है और आपका एक ये सॉल्ट बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है, जो कि क्या है आपका सोडियम, क्या है बेटे, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। अब इसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि कौन सी एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी। इट मींस during the bond formation between cation or anion, the large amount of energy released which is known as lattice energy, या दूसरे शब्दों में अगर बोले तो the amount of, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, the amount of energy release when, release नहीं लिखा इसमें, the amount of energy release when 1 mole of ionic bond is formed from the gaseous cation or anion। gaseous cation anion फॉर्म हुए थे, तो इनके वजह से जो आपका एनर्जी रिलीज होता है जब ये दोनों फॉर्म होते हैं आपस में, तो इसी को ही हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब ये तीनों ही केसेस को हम जस्टिफाई करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आपका लैटिस एनर्जी, इन दोनों का सम हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्यों ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताने जा रही हूँ बहुत फटाक से, और इसको मैं क्रॉप करके उसमें नहीं डालूंगी, मैं मतलब ऐसे ही बता दे रही हूँ, वीडियो पॉज करके फिर सीधे देखो। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा कि आपका जो सोडियम है वो गैसियस फॉर्म में था, आइसोलेटेड सोडियम जो है आपका वो गैसियस फॉर्म में था, आइसोलेटेड। आपने इसको जैसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी दी तो ये क्या हो गया, वो भी पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका कैटायन फॉर्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके लिए तो उसने एनर्जी रिलीज की है, तो यहाँ पे जो होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। इधर लिख दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, आपका क्लोरीन एनायन बन जाएगा। अब लैटिस एनर्जी ने क्या किया, जो ये कैटायन और एनायन फॉर्म हो रहा है, इसके फॉर्मेशन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक अमाउंट, लार्ज अमाउंट की एनर्जी निकलती है, जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब ये क्यों है, एक्चुअल में लैटिस एनर्जी में ज्यादा अमाउंट की रिलीज होती है, तो लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों का सम आयनाइजेशन एनर्जी से इसलिए ज्यादा होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, यहां पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। मैं फिर से बोल रही हूं कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है कि लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का सम हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहां पर आप एनर्जी दे रहे हो कैटायन बनाने के लिए, और ये पहला स्टेप है। अगर यही स्टेप सही से नहीं फॉलो हुआ तो कुछ बनेगा ही नहीं। अब आपको अगर खुद सोचो, ज्यादा अमाउंट की एनर्जी देनी है किसी स्टेबल गैसेस एटम को आइसोलेटेड, अब आप क्या सोचोगे, सस्ते में काम चल जाए ना। ये तो नहीं कि अरे भैया सारा पैसा तो हमें उसे ही लुटा देना है उसको चेयर से उठाने के लिए। आप किसी बंदे को चेयर से उठा रहे हो तो ये थोड़ी ना कि आप सारी स्ट्रेंथ अपनी लगा दोगे, तो फिर फायदा ही क्या है। तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कैटायन बनाने के लिए यूज करोगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हो रही है, लैटिस एनर्जी में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो वैसे भी नेगेटिव ही है, ठीक है ना, वो रिलीज कर रही है। तो ऑब्वियसली ना, अगर ये आपका ज्यादा ही होना चाहिए इनका सम और ये कम होना चाहिए। अगर आप खुद ही सोचो, अगर ये ज्यादा हो गया, आपको एनर्जी खूब ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़े, ये कम है, ये कम है, तो फिर तो आपका आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता है ना। और ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब इसमें क्या है, इट मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट बी लो
पहली कंडीशन। दूसरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी हाई, एंड द लास्ट इज लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। इट मीन्स कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका लो होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों नाम एक ही है, ज्यादा होगी, और आपका लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो समझ में आ गया होगा कि अब आयनिक बॉन्ड कभी भी आपको मिलेगा, आप समझ में आ गया होगा और आप बना भी ले जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी। तो अब जो क्विज मैंने आज संडे को दी थी, अब आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, मेरे ख्याल से अभी हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, क्योंकि हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में बात करें तो इसका क्या है, इसका रोल क्या है, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैटिस एनर्जी पढ़ लिए, अब लैटिस एनर्जी की एप्लीकेशन तो देख लें कि क्या फैक्टर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपके नीट, बोर्ड एग्जाम हर जगह पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, अब क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, तो पहली चीज तो आपका है कि चार्ज ऑन द आयंस। तो जो चार्ज होता है आयंस पे वो कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो आपको कूलॉम्स रूल मालूम होगा। कूलॉम्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो चार्जेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के, और जो आपकी फोर्स ये है वो क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है। अब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी ही तो लार्ज अमाउंट की हीट निकलेगी, मेरी बात समझ में आ रही है, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतनी ही कम एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे फोर्स से तो डिपेंड कर ही रही है ना, तो यहाँ पे ये आपकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे इसको समझो कैसे, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर इज द लैटिस एनर्जी। कैसे, सोडियम है, सोडियम में +1 चार्ज होता है, इस पे -1 होता है, मैग्नीशियम पे 2+ होता है और इस पे -1 होता है, ये है, और यहाँ पे +2 ये भी है और यहाँ पे -2 है। तो भैया सबसे ज़्यादा चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन, इसमें क्या सिर्फ 2 चार्जेस हैं, यहाँ पे 3 बन रहे हैं। यहाँ पे अगर देखो -2 +2, यहाँ पे प्लस माइनस मत कर देना, 0 मत कर देना, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज 4 है। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो चार्जेस है वो यहाँ पर है। फिर ये, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बहुत सारे कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कि जो है आप इसमें बताओ लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है। दूसरा है द स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप खुद ही सोचो, जो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लोगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस है ना, जब उसका कंपाउंड बनाओगे, जब उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, लार्ज अमाउंट में निकलेगी ना, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आपने देखा भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना बड़ा साइज होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि उसको ब्रेक करना बहुत ही आसान है, उसको तोड़ना बहुत ही आसान है। क्योंकि लैटिस एनर्जी की यहाँ पे ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं कि भाई Na+Cl- है, ये कंपाउंड है आपका, लैटिस वो है, क्रिस्टल है, तो इसको आप जब तोड़ोगे तो क्या है, Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या, ये लैटिस एनर्जी, आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है ना। तो यहाँ पर अब सिंपल सी बात है कि लैटिस एनर्जी बनाने के दौरान भी निकलती है, और जब जो कंपाउंड है अगर वो आयंस में टूटता है तो उसके लिए भी एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी है। जब दोनों केटायन और एनायन दोनों में फॉर्म होगा तो यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी होगी। तो ये आपको मालूम है ना, ये कौन सा है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और आपने पढ़ा होगा हेलिना की रब से फरियाद, है ना। तो यहाँ तक सीजियम तक जाएगा। तो भाई इसको तोड़ना तो बहुत ही आसान है, भले ही फ्लोरीन छोटा है, सब जगह फ्लोरीन देखो कॉमन है हर जगह, लेकिन सीजियम जो इधर है मेटल है वो तो अलग अलग है ना, तो इसको तोड़ना तो बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, लिथियम का साइज छोटा है, फ्लोरीन का भी छोटा है, दोनों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी कि अभी तक मैंने बताया कि आपका अगर मेटल का साइज जो है वो छोटा है, या मेटल का साइज बड़ा है और एनायन का साइज छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पे ये केस फॉलो किया कि भाई यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत छोटा है, अब सीजियम इतना बड़ा होगा, तो अब इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही आसान है, मतलब बहुत कम अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी आपको केटायन और एनायन बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पे लैटिस एनर्जी जो थी वो क्या थी, आपकी कम थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, इसका भी साइज छोटा है भाई, इसका भी साइज छोटा है, ये तो और ही छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी एनर्जी जो है इसको
ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए ज़्यादा है। लेकिन अब वही कहते हैं ना, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है। तो चलिए अब एक्सेप्शन को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। समझा कि अगर साइज छोटा है तो आपको क्या है कि जो छोटे छोटे साइज होंगे, तो आपने क्या किया था, आपने इस हिसाब से किया था। पहली चीज़ तो आपने पढ़ा कि ये फोर्स क्या है, इसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी तक हमने क्या किया था, जैसे सीजियम फ्लोराइड था तो हमने क्या किया था, जो सीजियम है वो बहुत बड़ा है और फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो एक तरह से स्टेबल नहीं, उसको बॉन्ड इजीली ब्रेक किया जा सकता था, तो इसलिए लैटिस एनर्जी वहाँ कम थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड की एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन एक्सेप्शन ये है, आप खुद देखना, ये मैंने ये दोनों ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 का है। तो ग्रुप 2 में क्या होता है, ट्रेंड क्या चलता है, साइज कैसा बड़ा होता है, क्या होता है बताओ, बेटा मांगे कार बाप राजी ना, ऐसे इस तरह से, अच्छा बेटा, हाँ बाप राजी, इस तरह से होगा ना, ठीक है ना, मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर, वैसा है ना, मालूम होगा ना ट्रेंड। चलो अब यहाँ पे तुम लोग क्या दिमाग लगाओगे, अरे मैम ने तो अभी बोला था कि जो मेटल छोटा है, जो कैटायन है वो छोटा है, तो वो तो उसकी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, लेटिस एनर्जी, तो आप ये लगा दोगे, है ना। जी नहीं, आप ये भी तो देखना, आपको ये भी देखना है कि बगल में जो एनायन लगा है वो कैसा है। यानी कि एक्सेप्शन ये है, आपको देखना है कि अगर एनायन बड़ा वाला है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल लगा है, बड़ा एनायन लगा है, तो आपको हमेशा फिर बड़ा ही क्या लेना पड़ेगा, कैटायन हमेशा बड़ा लेना पड़ेगा। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप देखो, अगर आपका एनायन बड़ा है तो आपको कैटायन भी बड़ा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद सोचो ना कि अब एक मान लो तुमने यहाँ पे क्या कह दिया, बेरिलियम लिया, छोटा है, अब ये CO3 तो बहुत बड़ा है, तो ये तो स्टेबल ही नहीं है ना, इसको तो थोड़ी भी एनर्जी दोगे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेंड ये फॉलो करेगा। क्लियर हुआ? सेम यहाँ भी सल्फेट भी बहुत बड़ा आयन है, तो यही ट्रेंड फॉलो करेगा। इसी तरह से NO3 भी बहुत बड़ा आयन है, इसलिए ये ट्रेंड फॉलो करेगा। तो ये एक्सेप्शन केस था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि लैटिस एनर्जी जो है वो क्या दिखाती है। लैटिस एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी के बराबर है, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी हमेशा क्या होती है, स्टेबिलिटी के बराबर होती है। जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने LiF लिया था, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू सीजियम फ्लोराइड, तो इसका मतलब नहीं ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो दोनों का साइज ही आपस में बड़ा है, मतलब बराबर ही बराबर है, तो बिल्कुल सही है। इसी तरह से ये देखो तो इसका साइज बड़ा है, दोनों ही बड़े हैं, तो ये क्या स्टेबल है। तो ये चीज़ याद रखना कि लैटिस एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी को बताती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आयनाइजेशन। अभी बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं और इसमें हाइड्रेशन एनर्जी है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी के ऐसे ही इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग फजान रूल की बात करेंगे। तो आगे के भी लेक्चर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो इसको देख पाए, जहाँ जो कहीं ट्यूशन या कोचिंग या स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सब लोग अपने स्टेटस पे लगा सकते हो और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।